हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तथा यह प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। और यह 5 अंक में पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक में पूछे जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक के, और इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लगभग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे कि इनका समीकरण क्या होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। चलिए इसके रासायनिक समीकरण को देखते हैं। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करेंगे तो हमारा एथिलीन बनता है, एथिलीन गैस बनती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि एथिलीन 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 गैस बनता है, गैस बनता है। यहाँ पर लिखा गया है कि केवल हमें रासायनिक समीकरण देना है। तो चलिए एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम KOH के साथ कराते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड का हम सूत्र जानते हैं कि C2H5Br। इससे ये हमारा एथिल C2H5 एथिल, जबकि Br ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब एल्कोहलीय KOH के साथ, एल्कोहलीय KOH इसका पूरा नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसके साथ हम कराएंगे एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर हमारा एथिलीन गैस बनता है। एथिलीन गैस का हमारा सूत्र होता है C2H4। ये हमारा गैस है तो ऊपर की ओर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और प्लस हमारा जल बनेगा। तो ये था हमारा एथिलीन एथिलीन ये हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड और ये हमारा H2O जल। ये हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड है। चलिए लिख देता हूं पोटेशियम ब्रोमाइड ब्रोमाइड। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलीय KOH के साथ कराते हैं तो हमारा एथिलीन गैस प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बनता है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर रहा कि क्लोरोफार्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में करता है। ये हमारा होगा कि क्लोरोफार्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में करता है, क्रिया करता है। यहाँ पर रहेगा हमारा क्रिया करता है। तो जब क्लोरोफार्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरीटोन 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 प्राप्त होता है। क्लोरोफार्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। तो क्लोरोफार्म का हम सूत्र जानते हैं कि CHCl3 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पर क्लोरोफार्म और एसीटोन की क्रिया करा लेंगे। तो पहले एसीटोन को ही लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा हमारा C और बांड, एक तरफ बांड हमारा CH3 और दूसरा भी बांड CH3 डबल बांड O। ये हमारा एसीटोन का सूत्र है, संरचना सूत्र है। ये हमारा एसीटोन जब हम एसीटोन की क्रिया CHCl3 अर्थात क्लोरोफार्म, ये हमारा क्लोरोफार्म। तो एसीटोन की क्रिया जब हम क्लोरोफार्म की क्रिया एसीटोन से या एसीटोन की क्रिया क्लोरोफार्म से एक दूसरे से करा सकते हैं। तो ये हमारा जब क्षार की उपस्थिति में कराएंगे तो क्षार में हम कोई क्षार ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही ले देता हूँ। NaOH ये हमारा क्या है? क्षार। इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्लोरोटीन बनेगा। तो क्लोरोटीन का फॉर्मूला होता है कि एक, ये हमारा इससे 4 गो हमारा बॉन्ड लगा होता है C से। तो एक तरफ CH3 और ये OH और एक तरफ CH3 और ये CCl3, इसका नाम होता है क्लोरीटोन। ये हमारा क्लोरीटोन का फार्मूला है, संरचना सूत्र है कि जब हम क्लोरोफार्म को एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा क्लोरीटोन बनता है। यहाँ पर एसीटोन की क्रिया हम क्लोरोफार्म से कराएं NaOH की उपस्थिति में, क्षार NaOH की उपस्थिति में, तो हमारा क्लोरोटीन प्राप्त हुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहा यहाँ पर कि डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है।
तो डाई एथिल एथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, चलिए इसे भी देखते हैं। तो ये हमारा POCl3 बनता है और उसके साथ एथिल क्लोराइड बनता है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले डाई एथिल ईथर का यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तो डाई एथिल ईथर का हमारा फॉर्मूला होता है C2H5 का होल ट्वाइस O। ये हमारा डाई एथिल ईथर का होता है। या इस प्रकार भी होता है कि C2H5O और C2H5 ये होता है डाई एथिल ईथर। इसका नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर, डाई एथिल और यहाँ पर ईथर। डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5, ये हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड के साथ यहाँ पर गर्म किया जाता है। इसके साथ हम जब गर्म किया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमारा एथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड मिलेगा, एथिल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर C2H5Cl, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड और प्लस हमारा POCl3, इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। चलिए यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ, फास्फोरस ऑक्सी, ऑक्सी, ये हमारा ट्राई क्लोराइड। तो ये हमारा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो जब हम डाई एथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा एथिल क्लोराइड प्लस फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा कि एसिटाल्डिहाइड टैलिन अभिकर्मक से क्रिया करता है, से अभिक्रिया करता है। एसिटाल्डिहाइड जब टैलिन अभिक्रिया से क्रिया करता है तो हमें क्रिया प्राप्त होता है। तो जब टैलिन अभिक्रिया से एसिटाल्डिहाइड अभिक्रिया करता है तो हमारा एसिटिक अम्ल प्लस रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है, एसिटिक अम्ल प्लस रजत। यहाँ पर लिख देता हूं, एसिटिक अम्ल और रजत दर्पण, और हमारा रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो एसिटाल्डिहाइड से क्रिया करेगा टैलिन अभिकर्मक तो हमारा एसिटिक अम्ल और रजत दर्पण बनेगा। चलिए इनका रिएक्शन देख लेते हैं। तो जब एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का हमारा फार्मूला क्या होता है, CH3CHO, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हम टैलिन अभिकर्मक से कराएंगे तो Ag2O होता है, ये हमारा टैलिन अभिकर्मक, टैलिन अभिकर्मक। तो टैलिन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH। यहाँ पर जब हमारा COOH समूह जुड़ा रहेगा CH3 मतलब मेथिल के साथ तो हमारा ये एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। और जब हमारा CHO समूह जुड़ा रहेगा मेथिल के साथ तो एसिटाल्डिहाइड होता है। तो एसिटिक अम्ल और प्लस रजत दर्पण, रजत दर्पण का Ag, Ag को ही हम रजत दर्पण कहते हैं और यह हमारा अवक्षेप के माध्यम में रहेगा, इसे हम रजत दर्पण। तो एसिड एल्डिहाइड और प्लस रजत दर्पण प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न रहा आज के इस वीडियो का। तो यहाँ पर हमारा लास्ट प्रश्न है कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया होती है, फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की जब क्रिया सांद्र अमोनिया से होगी तो हमारा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा और जल बाहर निकलेगा। हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का मतलब यूरोट्रोपिन होता है, इसका दूसरा नाम यहाँ पर लिख भी देता हूँ, हेक्सामेथिलीन, मेथिलीन, और ये हमारा टेट्राएमीन बनता है, टेट्राएमीन, जिसे हम यूरोट्रोपिन कहते हैं, यूरोट्रोपिन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। चलिए इसके क्रिया भी करा लेते हैं। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब HCHO, इसका सूत्र HCHO, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। इसकी क्रिया जब हम सांद्र अमोनिया, सांद्र अमोनिया का मतलब NH3, सांद्र अमोनिया से क्रिया कराते हैं, से क्रिया कराएंगे तो हमारा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा। तो इसका सूत्र CH2 का होल 6 और N4, ये हमारा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसका नाम हेक्सामेथिलीन और ये हमारा टेट्राएमीन
एमीन होता है और प्लस जल बाहर निकल जाता है, तो प्लस H2O। तो हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन के साथ हमारा जल बनता है। इसको चाहेंगे तो हम संतुलित भी कर सकते हैं या इस प्रकार छोड़ भी सकते हैं। तो यदि हम संतुलित संतुलित करना चाहेंगे इसे तो कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले यन को संतुलित करेंगे, तो यन हमारा इधर 4 गो है जबकि इधर 1 है, तो इसमें 4 से गुणा कर दिए तो हमारा यन यन बराबर हो गया। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन हमारा 2 और ये हमारा 3 गो है और इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 3 12 और 2 14 गो हाइड्रोजन है इधर, जबकि इधर कितना है 6 दूना के 12 गो हाइड्रोजन इधर और इधर भी 14 गो हाइड्रोजन उपस्थित है। तो हाइड्रोजन तो हमारा संतुलित है, लेकिन यहाँ पर देखिए इधर सी मतलब कार्बन 1 है जबकि यहाँ पर कार्बन 6 है, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 से गुणा कर दिए तो हाइड्रोजन अब हमारा गड़बड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए अब हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 12 और 12 24 हो गया, जबकि इधर हमारा 12 ये 2 14 ही है, तो 12 ये है और इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे तो ये भी 12 हो गया, अर्थात 24 24 दोनों तरफ हो गया और एक ऑक्सीजन इधर भी है और एक ऑक्सीजन इधर भी। अब यह हमारा संतुलित हो गया। वैसे संतुलित नहीं किया जाता है, क्या होता है जब वाले प्रश्न में, लेकिन समीकरण का मतलब ये होता है कि समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए, तो इसे भी संतुलित कर लिए हम। ऊपर वाले भी प्रश्नों को आप संतुलित कर सकते हैं या क्या वाले प्रश्न में आप छोड़ भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मानकर चलिए कि क्या होता है जब वाले प्रश्न में 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे इन सभी प्रश्नों को देखकर।